हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि चैप्टर है कृषि, उसके बारे में पूरे चैप्टर को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, बात आती है कृषि। तो कृषि किसे कहते हैं? कृषि वो कला है जिसमें भूमि को जोतना, बोना और फसल को उगाना तथा साथ ही साथ पशुओं को पालना भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसी को हम कहेंगे कृषि। कृषि क्या है? एक कला है। भूमि को जोतने, बोने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की ही एक कला ही कृषि कहलाती है। ठीक है। अब कृषि की अगर बात करें तो कृषि में दो तरह की कृषि हो गई। एक फसल उगाना, फलों फूलों और सब्जियों का उत्पादन करना, यानी फसलों को उगाना, फलों फूलों व सब्जियों की कृषि करना है, एक पहला प्रकार हो गया। और दूसरा हो गया पशुपालन व पशु उत्पादों का उपयोग करना। पशुपालन करना व पशु उत्पादों को बनाना या उपयोग करना उनका। ठीक है। तो दो प्रकार की कृषि हो गई। अब कृषि प्रक्रिया की अगर बात करें तो कृषि में कौन कौन सी वो प्रक्रिया अपनाई जाती है फसल को उगाने तक में से काटने तक में। तो पहला होता है खेत जुताई करना, यानी खेत को क्या करना? जोतना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना जिससे फसलों की जड़ें गहराई तक जा सकें, पोषण प्राप्त कर सकें मिट्टी से। तो पहली चीज आती है जुताई करना, खेत की जुताई करना। दूसरा होता है बीज बोना। अब खेत की हमने जुताई तो कर दिया, पर उसमें बीज डालेंगे तभी तो फसल की पैदावार होगी। तो दूसरा प्रोसेस आता है बीज डालना। तीसरा होता है उसमें जो आते हैं खरपतवार होते हैं तो उनको हटाना, मिट्टी को फिर से भुरभुरा करना। तो वो आ जाती है खरपतवार निकालना, यानी निराई गुड़ाई आती है। अब इसके बाद आती है तीसरा जो अगला चरण होता है वो होता है सिंचाई। पौधों को, पेड़ पौधों को, फसल को जरूरत होती है पानी की, तो उसके लिए क्या होता है? सिंचाई करना, यानी पानी को डालना। अब सिंचाई कई तरह से हम करते हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा। जैसे ड्रिप सिंचाई हो गई, स्प्रिंकलिंग सिंचाई हो गई, तरह तरह की सिंचाई के अलग अलग प्रकार हैं। तो सिंचाई का मतलब पानी डालना। ठीक है। और इसके बाद आता है खाद, यानी खाद डालना, खाद या उर्वरक का प्रयोग करना। ये भी अगला प्रोसेस होता है। फिर अगला प्रोसेस है, अब फसल बढ़ गई है लेकिन उससे कीट से रक्षा करना है। कीड़े मकोड़े हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, टिड्डियां हैं, इन सब को नष्ट करने के लिए क्या होता है? कीटनाशक, यानी कीड़ों को मारने वाली दवाई का छिड़काव करना होता है। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस आता है, फसल तैयार हो गई तो उसकी कटाई, समय पर उसकी कटाई करना, यानी फसल पकने पर उसकी कटाई करना अगला प्रोसेस है। कटाई के बाद क्या है कि जो बाली है उससे बीजों को अलग करना, उसको निकालना। दलाई या गहराई या दवाई या मड़ाई भी कहते हैं। तो ये क्या है? बालियों से बीजों को अलग करना। तो ये पूरा सिस्टम है जिससे हम कहते हैं कृषि प्रक्रिया। बीज खेत को जोतने से लेकर के घर तक आने तक फसल को के बीच में ये सारी प्रोसेस हमें करना पड़ता है। अब बात करते हैं कृषि की प्रणाली। तो कृषि की प्रणाली की बात करें तो दो तरह की कृषि होती है। एक निर्वाह कृषि होती है और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? यानी जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उगाता है जो फसलें, उसी को हम कहते हैं निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि दो तरह की होती है, प्रारंभिक कृषि, एक गहन कृषि। प्रारंभिक कृषि क्या है? जिसमें परंपरागत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी लकड़ी के बने हुए उपकरणों, हल या डालों का, जिसे डालों से खुदाई की जाती है, जुताई की जाती है, यानी परंपरागत कृषि उपकरणों का प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक कृषि। और इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं या कर्तन धान प्रणाली वाली कृषि कहते हैं। ज्यादातर आदिवासियों द्वारा यह अपनाई जाती थी, और जब शुरुआत हुई कृषि की तब इसकी काफी ज्यादा ये कृषि होती थी। दूसरा आता है गहन कृषि। गहन कृषि में क्या होता है? अत्यधिक उत्पादन हेतु पूंजी निवेश व आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों या खाद का अत्यधिक प्रयोग करके, उर्वरक का प्रयोग करके, यानी जो घनी बस्ती वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये गहन कृषि की जाती है। जो कि अधिक उत्पादन, इसमें उत्पादन आवश्यक होता है, इसमें अत्यधिक उत्पादन करना जरूरी होता है, इसलिए पूंजी निवेश किया जाता है, आधुनिक उपकरणों और कीटनाशक व उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाता है दूसरा निर्वाह कृषि में गहन कृषि आ गई। अब बात करते हैं
वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जिसमें कृषि उत्पाद को क्या किया जाता है? निर्यात यानी सेल करने के लिए, दूसरे बेचने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अपने उपयोग के लिए नहीं। तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, यानी निर्यात करने के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं निर्यात कृषि। अब इसमें दो तरह की, एक मिश्रित कृषि हो जाती है, एक रोपण कृषि हो जाती है। मिश्रित कृषि क्या है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इससे भी आपको याद रखना है, यानी एक फसल भी लेते हैं और साथ साथ पशुपालन भी चलता रहता है, तो उसी को कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, लेकिन अगर एक साल में कई फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है, एक साल में कई फसलों को उगाना। रोपण कृषि क्या होता है? एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल की बुआई अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग करके किया जाना ही रोपित कृषि कहलाता है। रोपित मतलब क्या होता है? पेड़ों को रोप दिया जाता है और एक ही फसल, साल में एक ही फसल होती है और एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक फसल की बुआई की जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी का निवेश किया जाता है और श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं रोपित कृषि। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं स्थानांतरित कृषि या कर्तनधारक प्रणाली, या हम कहें प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक स्थान पर खेती जमीन को साफ किया जाता है, भूखंड को साफ किया जाता है और इसके बाद वहां पर कृषि की जाती है। एक टाइम के बाद जब उर्वरा शक्ति वहां की खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह जंगल को साफ किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह फिर जंगल को साफ करके फिर से कृषि की जाती है। तो क्या होता है, इसके बहुत से नुकसान भी है। लगातार जंगल सफाई हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो यह प्रकृति की दृष्टि से काफी नुकसानदायक है। तो ये क्या होता है कि मतलब एक स्थान पर स्थान बदल बदल कर नए खेतों का निर्माण करना ही स्थानांतरित कृषि या कर्तनधान प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, इसको विभिन्न देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनको कहते हैं, ब्राजील में इसे रोका कहते हैं और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहते हैं और मध्य अफ्रीका में इसे मसोलो कहते हैं। तो भारत में इसे क्या कहते हैं? भारत में इसके अनेक नाम हैं। झूम कृषि हो गई, कई इसके नाम हैं, इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में इसके किस क्षेत्र में क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब अगला टर्म आता है सस्यावर्तन। क्या है सस्यावर्तन? उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु फसलों को बदल बदल कर होना, क्योंकि जो मिट्टी की लेयर होती है, ऊपरी परत हो गई फिर उससे नीचे जाएंगी, यानी क्या है, जब एक ही फसल को बार बार हम लेते हैं तो क्या होता है, जो खेत होता है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। जब बार बार फसलों को बदल बदल कर हम कृषि करते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है, उसी को हम कहते हैं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु फसलों को बदल बदल कर बोला ही सस्यावर्तन कहलाता है। एक टर्म आता है चकबंदी। क्या है चकबंदी? क्या है? बिखरे हुए खेतों को एक साथ लाना, बिखरे हुए खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करना ही चकबंदी कहलाता है। छोटे छोटे खेत होते हैं, जोतने में दिक्कत आती है, उनकी जुताई करने में दिक्कत आती है, सिंचाई करने में दिक्कत आती है, इसलिए छोटे छोटे खेतों को क्या करता है, बड़े फार्म में, बड़े खेत में परिवर्तित करना ही चकबंदी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? तो पहले टर्म आता है आपके दिमाग में आएगा कि इसके जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? बोरलॉग। ये बोरलॉग तो विश्व की बात करते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि मैक्सिको इनका कार्य क्षेत्र था, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में जनक किसे कहा जाता है? भारत में एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। तो हरित क्रांति क्या है? अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करना, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग कर उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही हरित क्रांति का। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें किस फसल में इसका सर्वाधिक इफेक्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो गेहूं का उत्पादन में इसका सर्वाधिक इफेक्ट दिखाई देता है। सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में अगर बात करें तो गेहूं का उत्पादन 1967 के दशक 67 से 70 के बीच में भारत में हरित क्रांति आई और यहाँ पर गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिला, गेहूं और चावल में। ठीक है, अब एक आता है टर्म श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि कृषि के साथ पशुपालन भी जरूरी है,
तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार करना ही श्वेत क्रांति। अच्छा, इसके श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन भारत में अगर बात करें तो वर्गीस कुरियन इसके जनक है, श्वेत क्रांति के जनक है। तो इससे भी इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। दोस्तों, कृषि की ऋतुएं होती है, कृषि अलग अलग टाइम पे बोई जाए। कृषि ऋतुएं, जो कृषि की कई फसलें होती हैं जिनको अलग अलग समय पर बोया जाता है, तो उसके आधार पर कृषि ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला आता है खरीफ की फसल, दूसरा जायद फसल और तीसरा रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है? मानसून का आगमन जैसे होता है तो इसे जून जुलाई में बुआई इसकी कर दी जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई कर ली जाती है। जैसे इसमें देखिए आप चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये कुछ मुख्य फसलें हैं जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। इनकी बुआई जून जुलाई के मध्य में की जाती है और सितंबर अक्टूबर के बीच में इनकी कटाई कर ली जाती है। दूसरा आता है जायद की फसलें, मार्च अप्रैल के बीच में इनकी बुआई की जाती है, जून जुलाई में कटाई कर ली जाती है। इसमें गर्मी की फसलें आती हैं, तरबूज, खरबूज, ये सब, खीरा, ककड़ी, ये सब इसमें आ जाता है। तो इससे भी आपको याद रखना है। रबी की फसल में क्या होता है? शीत ऋतु में इनकी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इनकी बुआई की जाती है, अप्रैल से जून के मध्य में इनकी कटाई की जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, ये सब इसकी रबी की मुख्य फसलें हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने ये सारा मैटर कवर किया। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।